समझ जाते हैं कि हाँ ये इसने लगा रखी हैं दवाइयाँ एंड वो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो काफ़ी हद तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि बिल्कुल एग्जैक्ट कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि कुछ केसेस में हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं जो ऑनलाइन हम सजेस्ट कर देते हैं, जो ब्लड टेस्ट के माध्यम से हो सकते हैं, वहाँ तक तो संभव है। लेकिन जहाँ हमें कोई बायोप्सी या चमड़ी का टुकड़ा लेकर के हमें डायग्नोसिस बनानी पड़ती है, वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज तो काफ़ी हद तक संभव है। मैम जनरली जब हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं और आप जब भी पेशेंट को देखते हो तो ऑन जनरल सामान्य रूप में कौन कौन सी ऐसी टेस्ट है, लैब इन्वेस्टिगेशन है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं? देखो, डर्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायग्नोसिस एक्सपीरियंस वो हम उससे देख के बता सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसा मैंने बताया कि अगर उसका बिगड़ा हुआ रूप है या कुछ डिफरेंट डायग्नोसिस हमें बनानी पड़ती है, जो कहूँ कि रेयर डिजीजेस होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी लंबे समय के लिए दवाई चलानी पड़ती है, वहाँ हमें बायोप्सी की और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हो सकता है, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहाँ हमें LFT, DFT या लिपिड प्रोफाइल या और कुछ स्पेसिफिक ANA वगैरह हमें कराना पड़ता है, वो हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से सजेस्ट कर देते हैं कि अगर ये टेस्ट करा लेंगे तो उसके माध्यम से हम कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैम जनरली जैसे कि यहाँ हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स भी बैठे हुए हैं, तो अगर कोई पेशेंट त्वचा से संबंधित या स्किन से संबंधित अपनी बीमारी लेके आता है, तो आप एज अ डॉक्टर आप क्या चाहते हैं कि पेशेंट अपने सिम्टम्स को कैसे इलैबोरेट करें? देखिए, हाँ, अब टेलीमेडिसिन के माध्यम से ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है स्किन की वो अच्छे से एक्सप्लेन करे, क्योंकि स्पेशली डर्मेटोलॉजी में बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल होती है, बहुत सारी कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। तो हमें अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केबीज कहती हूँ तो पेशेंट ऐसा कहेगा कि हमें दाने हो रहे हैं, खुजली हो रही है, तो दाने और खुजली किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में भी हो सकता है। तो अगर वो पेशेंट यही कहता है कि हाँ मुझे रात में खुजली ज़्यादा है, या मेरे रिश्तेदारों को भी जो मेरे साथ घर में रहते हैं उनको भी खुजली ज़्यादा है, तो बस ये जो पॉइंट है ना, ये हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए काफ़ी होता है कि ये स्केबीज है, ये कोई और एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। तो कंप्लीट जो एक्सप्लेन करे डिजीज़ के बारे में कि मुझे खुजली होती है या परेशानी कितने समय से है, या मैंने कोई स्पेसिफिक दवाई लगाई है, दवा लगाने के बाद हुआ है, या मैंने कोई दवाई खाई है उसके बाद हुआ है। जैसे स्किन में अगर किसी ने कोई दवाई खा ली, मानो कॉम्बिफ्लेम खाया, और कॉम्बिफ्लेम खाने के बाद उसको कोई शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई रैश आया है, बड़ा सा चकत्ता जैसा जो आम भाषा में लोग कहते हैं, तो उसको रैश हुआ है, अगर वो ये कहते हैं कि दवा खाई, दवा खाने के 24 घंटे के बाद हुआ, या मुझे लूज मोशन हो रहा था उसके बाद मैंने कोई लूज मोशन की दवाई खाई और उसके बाद मुझे ये रैश हुआ है, तो हमारे लिए थोड़ा उसको डायग्नोसिस बनाना ईजी हो जाता है। प्लस अगर वो पिक्चर भेजता है पेशेंट, क्योंकि पूरे कोविड टाइम में तो 2-3 साल का कोविड टाइम ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऑनलाइन देखे थे। उसके पहले तक तो हमें अलाउड भी नहीं था ऑनलाइन ट्रीटमेंट करना, बट NMC ने उसके बाद हमें ये परमिशन दे दिया था कि ठीक है आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हो जहाँ तक संभव हो। तो हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत पेशेंट्स देखे और काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि मैंने 10% केसेस ही ऐसे लगते होंगे जहाँ मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, आप किसी को दिखाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे थे जो कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से संभव है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट वाले केसेस डेफिनेटली संभव नहीं है, लेकिन हाँ जो बेसिक हैं वो हैं। कुछ रेयर डिजीजेज हैं जो आराम से थोड़ा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जाके दिखाने के लिए फॉर द परफेक्ट डायग्नोसिस एंड सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन, अदरवाइज तो संभव है। मैम स्किन टोन सुधारने वाली जो क्रीम मार्केट में जो अपने आप को सिद्ध करती है कि हम स्किन टोन इंप्रूव कर सकते हैं, ये कितना कारगर और कितना? यार ये बड़ी समस्या है, हर हिंदुस्तानी ना गोरा बनना चाहता है और हर किसी को लगता है कि मैं गोरा हो जाऊँ। एक्चुअली फैक्ट क्या है कि अगर मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि अगर ऐसा संभव होता, दवा लगा के 35 रुपए की दवाई लगा के गोरे बनने की संभावना होती, तो मैं खुद पहले गोरी बन जाती। तो जो आमतौर पे लोगों का ये कहना होता है कि हमने ये क्रीम लगाई और हम गोरे हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपकी जो एक्चुअल जो ओरिजिनल स्किन टोन होती है, हमारा मानना है कि ईयर हेलिक्स का
जो स्किन टोन होता है दैट इज योर ओरिजिनल स्किन टोन। हम किसी भी स्किन टोन को 1 या 2 टोन तक ब्राइटर कर सकते हैं, बट हम कहें कि हम गोरा कर दें किसी को, ये तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ जितने लोग हैं या जो लोग इस माध्यम से सुनेंगे भी, या जो मेरे पास मरीज आते हैं, उनको भी मैं ये कहती हूँ कि आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप गोरे हो जाएंगे। आपके स्किन पे ग्लो आएगा, जो दाग धब्बे हैं उनको हम कम कर सकते हैं, लेकिन गोरा होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या होता है कि गोरे होने की होड़ में आज की डेट में आप चले जाएं ऑन काउंटर ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉयड, रेटिनॉयड बेस्ड जो ट्रिपल कॉम्बिनेशंस में ट्यूबें अवेलेबल हैं, वो लोग भर भर के लगा के आप देखेंगे कि रास्ते चलते हुए, अब मेरा तो स्किन का है तो मुझे तो हर रास्ते चलते में स्किन की बीमारी दिखती है तो चेहरा बिल्कुल वाइट और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी डार्क, और उसमें भी अगर उनको लगता है कि अच्छा दिख रहा है तो हाथों पैरों में भी घिसो तो नकल्स डार्क और रेस्ट ऑफ द स्किन ब्राइटर। तो कोशिश आप ये करें कि अगर आप कुछ भी रील्स के माध्यम से भी अगर देख रहे हैं तो आप रील्स की ऑथेंटिसिटी देखें कि वो रील्स बनाने वाला कौन है, इज ही और शी अ प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको नॉलेज कितनी डेप्थ तक है, उसके रील्स को अगर फॉलो करना है तो आप फॉलो करें। अदरवाइज ऐसे जो दुनिया भर के आज की डेट में देखेंगे, इंस्टाग्राम ने और गूगल ने तो महान काम किया हुआ है तो कह ही नहीं सकते कुछ। तो कितने मरीज आते हैं कि हमने गूगल पे देखा है, गूगल में डायग्नोसिस बना करके आके खड़े हो जाते हैं कि ये डायग्नोसिस है, ये आप हमें ये दवाई लिख दो। तो मेरा तो सीधा जवाब होता है भैया आप गूगल से ही करो, फीस लो वापस और आप जाओ। फिर मैम पेशेंट्स लाइक कैसे अपने साबुन का, अपने क्रीम का कैसे चुनाव करें? देखो, आपको सबसे पहले अपने स्किन का टाइप समझना है। हर स्किन टाइप में हर चीज़ नहीं जाती। कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है, कुछ की मिक्स्ड होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन का टाइप कैसे है। उसका भी एक तरीका होता है समझने का कि अगर मानो आपने फेस वॉश किया और फेस वॉश करने के 1 घंटे के बाद अगर आपको ऑयल सिक्रीशंस दिख रहा है, इफ यू कैन फील कि आपकी स्किन ऑयली हो रही है, तो आपकी स्किन परफेक्टली ऑयली है, ठीक है। लेकिन फेस वॉश करने के 1 घंटे के बाद भी आपको थोड़ी सी खिंचाव महसूस हो रही है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा मॉइस्चर करने की ज़रूरत है, दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। बहुत लोगों की टी जोन ऑयली हो जाती है, रेस्ट ऑफ द स्किन नॉर्मल रहता है, तो आपका मिक्स्ड कंबाइंड स्किन है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का चुनाव किया जाता है। अगर मानो आपकी स्किन ड्राई है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, नहीं सॉरी ड्राई है तो, अगर ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। आप 2 बार 3 बार फेस वॉश कर सकते हैं दिन भर में। और अगर मिक्स कॉम्बिनेशन है तो कोई भी जेल बेस्ड या फोम बेस्ड फेस वॉश चलेगा। क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है या हम सुबह में फेस वॉश करें, या ये ज़रूरी है कि रात में जब हम बिस्तर पे जा रहे हैं तो उस टाइम फेस वॉश करके जाना सही रहता है, ऐसा कुछ? देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप वर्किंग हो तो आप तो नहाओ सोने से पहले। क्या होता है कि जब आप दिन भर काम कर रहे होते हैं तो आपका शरीर पसीने में होता है, स्पेशली आपका जेनिटल एरिया, ग्रोइन एरिया, अंडरआर्म्स एंड वो सारे जो कि सबसे ज़्यादा फंगल प्रोन एरियाज होते हैं। तो अगर आप वो एरियाज वॉश करके या सोते हैं तो आपको ये फंगल इन्फेक्शंस होने की संभावना कम होती है। उसके अलावा भी अगर जो लोग पूरे दिन काम कर रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं या कोई बाहर गया आया ऐसा भी कुछ है, तो भी रात में सोने से पहले तो एक बार फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। ये CTM लोग आजकल नया चलन में आ गया है, CTM क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर वाला, जो हर कोई पूछता है मैडम हमारा CTM रूटीन बना के दे दो। तो CTM रूटीन बना के दे दो वाली चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। हम तो पहले कहते थे कि भैया पियर्स का फेस वॉश या पियर्स का साबुन या डव के साबुन से नहाओ तो हो बस बढ़िया सबसे। लेकिन अब गूगल महाराज की मेहरबानी से और इंस्टाग्राम की मेहरबानी से लोगों को पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए होता है, और अगर उनको फेस वॉश ना दें तो उनको साबुन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में आज भी लोगों को कहती हूँ कि आप पियर्स इस्तेमाल करो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो मैं लिख देती हूँ फेस वॉश, किस रेंज का लिखवाना है बता दो। मैम जैसा कि स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर, इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं?
देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हम हिंदुस्तानियों में स्किन कैंसर बहुत अनकॉमन है। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द मेलेनिन। नॉट ओनली इंडियंस, एशियन कंट्रीज में भी स्किन कैंसर्स बहुत कम होते हैं। रीज़न बीइंग कि हमारे अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन जितना है, मेलेनिन की मात्रा जितनी है, वो सूर्य की जो यूवी है, यूवीबी रेज होती हैं, उन किरणों से हमें बचाता है, तो वो कैंसर होने नहीं देता। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द पॉपुलेशन एशियन कंट्रीज में स्किन कैंसर से ग्रसित है। लेकिन उसके लक्षण क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई मोल है, वो सडन उसमें ग्रोथ होने लगा है या उसमें कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि उसमें कुछ कैंसरस ग्रोथ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होने की संभावना होती है। कुछ कैंसर्स और होते हैं जो बीसीसी होते हैं, वो मोस्टली बीसीसी या कोई भी मोल के अंदर कैंसर, यही सबसे कॉमन है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्किन में कहूँ कि खतरनाक कैंसर का रूप होता है तो नहीं होता है, और उसका इलाज भी बड़ा आसान है। आप 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेके उसको एक्सरसाइज करके हटा दीजिए, ख़त्म कहानी। तो स्किन के कैंसर्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल या जानलेवा नहीं होते। अब सबसे कॉमन आज की परेशानी, जो यंग जनरेशन की परेशानी भी है, बालों का झड़ना, सबसे मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है? देखो, बाल झड़ना सबसे मेन जो ये है कि एक तो जेनेटिक कॉज है। जेनेटिकली अगर कहूँ कि आपके फैमिली में बाल कम है, अच्छा अब क्या होता है कि अब आप पूछेंगे तो मरीज़ कहता है जी मेरे पिताजी के तो बाल कम नहीं थे, तो जेनेटिक तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पिताजी के बाल कम नहीं थे हैं तो वो जेनेटिक नहीं। जेनेटिक का मतलब होता है कि आपके मदर साइड और फादर साइड, हम दोनों को मान के चलते हैं। आपके मामा को, नाना को या नानी को, पेडिग्री हाँ बिल्कुल, पेडिग्री हमें एनालिसिस करनी है कि किसी को भी अगर इस तरीके का है तो आपको आने की संभावना है। ये तो एक ही ऐसी चीज़ है जिसको हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, जेनेटिक है, हम उसका क्या करेंगे, तो है। अब बात जो आती है बाकी कारणों में, उनमें ये है कि आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके सोने जगने का समय कैसा है, आपका खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें। अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो इवन अगर आपके जेनेटिक रीजंस हैं भी तो वो उसको डिले कर देगा। आप देखेंगे कि पहले, आज से 25-30 साल पहले, लोगों के स्पेशली मेल्स में जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता था वो 40s में देखा जाता था, 50s में देखा जाता था। आज की डेट में मेरे पास 17-17, 16-16 साल के बच्चे आते हैं जिनका फ्रंटल रिग्रेशन हो रहा होता है बालों का, यहाँ से बाल जा रहे होते हैं, यहाँ से बाल जा रहे होते हैं। तो ये सारा जो बच्चों का लाइफस्टाइल है, खान पान है, वो इतना अनहेल्दी टॉक्सिक फूड है कि उसका या तो अगर वो लोग सुधार कर ले तो बहुत अच्छा। स्ट्रेस का क्या रोल है मैम? स्ट्रेस क्या इस चीज़ को और बढ़ा देता है? हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ाता है। स्ट्रेस की वजह से जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो अगेन उसको ट्रिगर करता है। मैम, डेली स्किन रूटीन कैसा होना चाहिए? अगर मुझे अपने स्किन का ध्यान रखना है, अगर त्वचा का ध्यान रखना है, तो क्या आपके हिसाब से, हमारे डेली रूटीन के हिसाब से, जो हमारा लाइफ है, बिजी लाइफ शेड्यूल होता है, लोग ध्यान नहीं दे पाते, तो क्या मिनिमम वो क्या कर सकते हैं जिससे उनकी त्वचा जो है वो बरकरार रहे? देखो, अगर मैं बेसिक मिनिमम स्किन रूटीन की बात करती हूँ तो मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन। आपके अंदर क्या चल रहा है वही आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इंटरनली ठीक करो। ऊपर की लीपापोती कुछ दिनों के लिए होगी, हमेशा के लिए वो नहीं होगी। आप क्रीम लगा लेंगे, फेस वॉश यूज़ कर लेंगे, 50 तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, 50 रुपये से लेके 5,000-8,000 तक के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर जब तक आप अपने आप को इंटरनली ठीक नहीं करेंगे, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, खान पान ठीक नहीं होगा, तो आप ऊपर की लीपापोती से कुछ नहीं कर सकते। बट येस, अगेन, जिन लोगों का वर्किंग अगर बहुत ज़्यादा धूप में है या अगर जिनका कंप्यूटर के सामने बहुत ज़्यादा काम है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमारा एक रूटीन बनता है। देन अगेन हमें प्रोडक्ट्स बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ता है। हम रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठा करके, क्योंकि गूगल पे दिखा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम के उसमें दिखा रहा है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली उठा करके लगाना नहीं शुरू कर सकते। इवन होम केयर में भी यू हैव टू थिंक कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई
नींबू और नमक मिला के लगाओ, चेहरा साफ हो जाएगा, स्किन साफ हो जाएगी। नो, नींबू इज अ सिट्रस थिंग। हर किसी को सिट्रस नहीं सूट कर सकता। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो यू हैव टू चूज योर स्किन प्रोडक्ट्स वेरी वाइजली। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर टाइप ऑफ द स्किन, कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आप, जो मैंने बताया, अगर उस प्रक्रिया से अगर आप समझ सकते हैं कि मेरी स्किन टाइप क्या है, तो आप उस हिसाब से चूज करें। क्या अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली के लिए क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ड्राई है तो क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। या सबसे आसान है कि एक कंसल्टेशन आप ले लो डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। वॉट एवर यू आर बीन एडवाइज बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, आप उस रूटीन केयर को फॉलो कर लो। अदरवाइज पहले आप अपना स्किन का टाइप समझो कि आपका स्किन का टाइप क्या है, फिर आप वो रूटीन इस्तेमाल करो। क्योंकि सनस्क्रीन्स जो बेसिक क्या होता है कि आप एक क्लिनजिंग करते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं अगर ड्राई स्किन है तो, या फिर सनस्क्रीन भी मॉइस्चर बेस्ड आता है, मैट सनस्क्रीन्स आते हैं और जेल बेस्ड आते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्किन। तो आप वो लगाते हैं, दैट्स इट। मतलब सुबह आपने फेस वॉश किया, सनस्क्रीन लगाया, तो निकल गए मिनिमम सा। लेकिन उसमें भी आपको चूज करना है कि फेस वॉश हमें क्या यूज़ करना है और सनस्क्रीन क्या यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको स्किन का टाइप पता होना चाहिए। आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत मायने रखता है आपके स्किन के हिसाब से। एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। और जैसा कि डैंड्रफ और सिर की खुजली, क्या ये किसी प्रकार का स्किन डिजीज की तरफ इशारा करता है, या आने वाले समय में क्या उस इंसान को कोई चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है? देखो अगेन, हाँ, सर में जो खुजली होती है कई कारणों से हो सकती है। या तो कोई एलर्जी हो आपको, मतलब या तो कोई सर की खुजली है, साथ में स्किन में भी कोई खुजली हो रही है, तो हमें वो भी चीज़ देखना पड़ेगा। अगर स्किन में भी हो रही है, सर में भी हो रही है, तो क्वाइट पॉसिबल कि किसी खाने की किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही हो, या आप कोई दवा ले रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रही हो, या अगर आपको सिर्फ सर में खुजली हो रही है या डैंड्रफ है, वो हमें देखना पड़ेगा कि डैंड्रफ तो नहीं है। अच्छा, डैंड्रफ का भी प्रकार क्या है, ड्राई फ्लेकी डैंड्रफ है या ग्रीजी डैंड्रफ है, तो वो उसमें फिर हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। सोरियासिस है कि नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई और जैसे एसएलई है, या और कई जो सीरियस थोड़ी स्किन की सीरियस बीमारियां हैं, उनका इफेक्ट तो नहीं है जो स्कैल्प में आ रहा है, या आप कोई सर में ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लगा रहे हैं जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने हेयर कलर, हेयर डाई लगाया है, एंड उनके पूरे फेस पे और स्कैल्प पे दोनों पे रिएक्शन, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस था। 70 years old patient, and she came with all these symptoms. She applied some dye and she came up with all the swellings on the face, eyes, आँख भी नहीं खोल पा रही थी, सर में बिल्कुल, अब चेहरे पे बिल्कुल सेलुलाइटिस वाले सिम्टम्स आ गए थे। तो ये आपको ज़रूर समझना है कि आपको क्या लगाना है। वो कहते हैं कि हम तो यही कलर हेयर डाई शुरू से लगा रहे हैं, यू नेवर नो, कई बार सेंसिटाइजेशन डेवलप होते होते उसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी होने लगती है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, स्किन पे, त्वचा पे अचानक से दाने हो जाना, रैशेज हो जाना, क्या ये कॉमन है या ये किसी बीमारी का संकेत है? देखो, रैशेज तो कॉमन है, बट बहुत ज़्यादा भी कॉमन नहीं है। अब अगेन, रैशेज भी हो रहे हैं तो आपको फेस पे हो रहा है या बॉडी पे हो रहा है। अगर बॉडी पे हो रहा है, फेस पे सब जगह हो रहा है, तो अगेन वी हैव टू रूल आउट कि कोई मेडिसिन तो नहीं खाई है, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लगाया है, या कुछ जैसे बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी भी होती है, स्पेशली सी फूड एलर्जी होती है। जो कुछ लोग प्रॉन्स खा लेते हैं, प्रॉन्स खाया और उसको 24 घंटे के अंदर में आप देखोगे पूरी बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर दवाई खाने की वजह से हो जाता है, या बहुत लोगों को डस्ट सीमेंट एलर्जी बहुत कॉमन होती है, या जो किसान होते हैं जो खेतों में घास के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो हमें उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को धूप से एलर्जी होती है, तो वो भी हमें रूल आउट करना है कि आप एक्सपोज पार्ट पे हो रही है एलर्जी या कवर्ड पार्ट पे हो रही है, उससे भी डायग्नोसिस चेंज हो जाती है। तो स्किन में ना थोड़ी कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। तो एलर्जी, अच्छा अगेन फिर से वही स्टेटमेंट दूंगी, स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए इंटरनल ऑर्गन। कई बार अगर आपके लिवर में, किडनी में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपके स्किन के ऊपर आ रहा होता है। वो भी हम देख के डायग्नोज करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, लिवर में
लिवर की वजह से हो रही होंगी, किडनी की वजह से हो रही होंगी, या शुगर लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, निकल के आते हैं। मैम आप महिला और पुरुष इन दोनों के त्वचा का आप अंतर कैसे देखती हैं कि केयर के मामले में अगर किसी को अपना स्किन केयर करना है तो क्या इनमें डिफरेंसेस हैं? हाँ, डेफिनेटली थोड़े तो डिफरेंस हैं, लेकिन बेसिक जो CTM रूटीन होता है वो लगभग सेम होता है। क्योंकि मेल्स में यूजुअली अगर देखा जाए तो जो बियर्ड एरिया होता है वो थोड़ा थिकर होता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस शेविंग, लेकिन रेस्ट ऑफ द फेस में स्लाइटली थिकनेस में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा का नहीं होता है। तो हम बियर्ड एरिया में भी पहले हम फिर वो भी अगेन मेल्स में हमें देखना होता है कि कंटिन्यूअस शेविंग की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई फॉलिकुलाइटिस के लीजन्स तो नहीं हो रहे हैं, या शेविंग के बाद आपको क्या टोनर यूज़ करना है या क्या आफ्टर शेव यूज़ करना है। अगर किसी की स्किन ड्राई है मानो तो हमें अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग शेव करने के बाद ना डिटॉल पानी में डाल के वॉश करते हैं। ये चीज़ मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोलूँगी कि डिटॉल पानी में डाल के कभी भी कोई भी ना यूज़ करे, ना कपड़ों में डिटॉल डाले, ना पानी में डाल के डिटॉल से नहाए, कुछ नहीं करता सिवाय स्किन एलर्जी के। और मैम जैसे कि मैंने आपसे महिला और पुरुष के बारे में पूछा, बच्चों की त्वचा को आप कैसे देखती हैं? बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द चिल्ड्रन। अगेन डिटॉल की बात चल रही थी, मैं सब पेशेंट के बच्चों के जो भी पेरेंट्स आते हैं, मेरा पहला स्टेटमेंट होता है कि आप लोग प्लीज़ डिटॉल या सेवलॉन टाइप की कोई भी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल बच्चों के लिए ना करें। ना पानी में कपड़ों में डालना है, ना उनको नहलाना है, और ना ही किसी भी फॉर्म में। लोग क्या करते हैं, कुछ कटा फटा चोट लगी, उठाया डिटॉल, क्रूड डिटॉल लपेट देते हैं एंड फाइनली वो पोस्ट बर्न की तरह आते हैं। एक मेरा अपना क्यूरियोसिटी है, मेरी अपनी सवाल है ये, क्या सरसों का तेल जो हम देखते हैं गांव में या शहरों में भी बच्चों को लगाया जाता है, क्या वो सही है? नहीं, मैं सरसों के तेल के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, स्पेशली द क्रूड सरसों का तेल, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किन रैशेस के मामले आते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब किसी को भी लगाओ उसको भी हो गया, बट मोस्टली जो ऑयल एप्लीकेशन के पेशेंट्स आते हैं उनमें सरसों के तेल से एलर्जी की मात्रा ज़्यादा देखी गई है। खैर एलर्जी किसी को किसी से भी हो सकता है, एक पैरासीटामोल से भी किसी को एलर्जी हो सकता है, एस्पिरिन से भी हो सकता है, तो इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल कि इस बंदे को इसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ जनरलाइज्ड। अगर एक चीज़ से एलर्जी मुझे हो रही है तो पूरी दुनिया को उस चीज़ से एलर्जी होगी, ऐसा नहीं है। किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन हाँ, सरसों के तेल के लिए मैं बहुत रिकमेंड नहीं करती। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक लास्ट सवाल, क्या सनस्क्रीन लगाना ये सही है? बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर जितनी थिन होती जा रही है तो UVA UVB प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगेन सनस्क्रीन चूज़ करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप SPF देखिए और आप PA वैल्यू देखिए, क्योंकि हमारे स्किन को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो UVB की किरणों से नुकसान होता है। ठीक है, जो बर्न के केसेस होते हैं, सनबर्न के केसेस होते हैं, सन रैशेस के जो केसेस होते हैं वो UVB की वजह से होते हैं। तो UVB इज द SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज द UVB, वेयर जो PA वैल्यू होती है दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम UVB। तो PA वैल्यू आपकी PA इज UVA, तो जितनी PA वैल्यू हाई होती जाती है, जो आउटडोर वर्क है जिनका, या जो प्लेयर्स हैं या जिनकी धूप में काम ज़्यादा है, उन लोगों को PA वैल्यू 4+ रखनी चाहिए और SPF 50+ रखना चाहिए। जो घर के अंदर हैं उनको भी एटलीस्ट SPF 30+ तो लेना ही चाहिए, जो इंडोर में भी है, क्योंकि इवन दीज लाइट्स हार्म आवर स्किन। PA 2+ 3+ भी चलेगा, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो PA वैल्यू 4+ होनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट मैम। हम भी बिहार से आते हैं, आप भी बिहार से आते हैं। हमारे काफ़ी पार्टनर्स हैं जो पूर्वांचल UP बिहार से ही आते हैं, जो क्लिनिक चला रहे हैं। हम सब जानते हैं मैम, डर्मेटोलॉजिस्ट एक बिहारी सब पे भारी जी। तो मैम डर्मेटोलॉजिस्ट गांव के कोने कोने में नहीं है, और हम जितनी भी कोशिश करें वहाँ तक पहुँचाना भी उतना संभव नहीं है। तो हमारे पार्टनर्स होते हैं कुछ जो क्लिनिक, लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो क्लिनिक चला रहे हैं, फार्मेसी चला रहे हैं,
वो वहाँ पे अपनी समझ के हिसाब से जो कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। हालांकि अब वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आप लोगों से बात करते हैं, बट ऐसी जैसे आप एक बार मेरे को बता रहे थे कि कई बार मरीज इस कंडीशन में आता है कि उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो पहले ट्रीटमेंट था वो सही से ही नहीं हुआ, हमने शायद से स्टेरॉइड इस्तेमाल कर लिया या ये इस्तेमाल कर लिया। अब आपकी जर्नी, आपका जो क्लिनिक है, आपकी जो त्वक क्लिनिक में आपने इतने साल का एक्सपीरियंस लिया है, उसको आप देखते हुए क्या देखते हैं जब पेशेंट रेफर होकर आपके पास आता है? क्या गलतियाँ हम कर चुके होते हैं जो उस समय नहीं करते तो शायद वो बेहतर रहता? देखो, मैं ये कहूँगी कि स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत सोच समझ के स्किन पे इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट ओरली भी अगर आप दे रहे हो तो भी स्किन पे इस्तेमाल करने से पहले आपको सोचना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें आपको ये समझ नहीं आता कि आपको लगवाना है कि नहीं लगवाना है, तो जहाँ हाँ और ना में दुविधा हो वहाँ ना करना ज़्यादा अच्छा है। लगा करके आप उसको नुकसान पहुंचा, अच्छा क्या होता है ना कि आपने स्टेरॉइड लगाया और 2 से 3 दिन में आपको पिक्चर चेंज हो जाएगा, तो वो 2 से 3 दिन का जो टाइम बाय कर सकते हो आप टू रीच स्पेशलिस्ट ईदर थ्रू टेलीमेडिसिन और थ्रू फोन्स और विच एवर द मीडियम, जो भी आप खुद जा करके भी दिखाना चाहो तो भी, वो 2 से 3 दिन का समय जो आप बर्बाद कर देते हैं ना, तो वो 2-3 दिन का जो समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप एक ओरल एंटी एलर्जिक दे दीजिए। टॉपिकल लगाने के लिए चाहे आप नारियल का तेल लगवा दो, चाहे आप कैलामाइन लगवा दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, या कोई मॉइस्चराइजर लगवा दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर नहीं चेंज करता स्किन की। अगर मान लीजिए कि चेहरे पे कोई दाने लेकर के आया, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो एक्ने है या कुछ और है, तो वहाँ पे सबसे सेफ है कि आप क्लिंडामाइसिन लगवा दो। क्लिंडामाइसिन इज सेफर देन पैंडम। सो पैंडम इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेडिसिन्स जिसमें एक स्टेरॉइड है, तो इट इज ऑलवेज बेटर। मानो कि दांत के साथ आ रहा है पेशेंट, तो जो एक आधी जो बेसिक मेडिसिन होती है ना, वही आप लगाओ, कॉम्बिनेशन ना लगाओ, आप सेफ रहोगे। मानो दांत के साथ आ रहा है, आप क्लोट्रिमजोल लगा दो, आप कॉम्बिनेशन मत लगवाओ। आप प्लेन कैंडिड लगा दो, कैंडिड बी मत लगाओ। अगर मानो वो फंगल ना हो करके अगर वो सोरियासिस निकला, बिकॉज इनिशियल पिक्चर्स में जो एक्सपर्ट नहीं होगा वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, तो हमें वी शुड ऑलवेज प्ले सेफ। तो जो भी ऐसे लोग जो दूर दराज में बैठे हैं हमारे ईओरमेड में, उनको हमें ये समझाना होगा कि भाई स्किन में अगर ये बीमारी है तो इससे ऊपर मत जाना जब तक कि किसी स्पेशलिस्ट की कांटेक्ट ना हो। अगर कुछ ना समझ में आए, एक एंटी एलर्जिक दे दो, वो पेशेंट की खुजली रोक लेगा। आप 2 एंटी एलर्जिक दे सकते हो, 3 एंटी एलर्जिक दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। एलेग्रा खिला दो, एट्रेक्स खिला दो, कोई नुकसान नहीं है। ओमनोकॉटिल मत खिलवाओ। मैम एक बार आप अपनी जर्नी अपनी बताएं, अपने क्लिनिक के बारे में भी हमें बताएं, उसके बाद मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड लूँगा और फिर पार्टनर्स नहीं। मैम आप पिछली बार भी जब वेबिनार पे आए थे, आपको याद है क्या हुआ था? हमने 40 मिनट सोचा था, 2.5 घंटा गया था। तो जल्दी जल्दी ही करेंगे। एक बार आप अपने क्लिनिक के बारे में बताएं मैम। अच्छा। और अपनी जर्नी के बारे में। मैंने 2009 में अपना MD कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी से की। उसके बाद उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने देहरादून में करीब 1.5 साल काम किया, बट मेरे घर वालों को मंजूर नहीं था कि मैं उतनी दूर रहूं, और मुझे भी मंजूर नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती, मजबूरी है। पिताजी का आया हुआ मेरे ऊपर। माय फादर हैड बीन अ मेंबर पार्लियामेंट, तो थोड़ा सा उनका आया हुआ मेरे ऊपर, तो मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। तो वहाँ के MS से मेरी लड़ाई हो गई, तो छोड़ दिया मैंने। तो भाइयों ने भी बोला कि अकेली तू कहाँ वहाँ पे है, यहाँ आ जा, हम लोग सब साथ में हैं। माई ब्रदर इज़ ऑल्सो डॉक्टर, ही इज़ अ पैथोलॉजिस्ट। एक भाई मेरा रेडियोलॉजिस्ट है, ग्रेटर नोएडा में है दोनों। तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे फिर मैंने 4 साल एज अ कंसल्टेंट NTPC में काम किया। साइमल्टेनियसली मैंने अपना वसंत विहार में क्लिनिक स्टार्ट कर लिया, त्वक लेज़र क्लिनिक। वहाँ पे मेरे पास सारे लेज़र्स हैं। थिंक ऑफ द ट्रीटमेंट एंड आई हैव, मतलब आप लेज़र सोचिएगा और वो है मेरे पास। एंड मेरे पास बहुत अच्छे लेज़र्स हैं जो कि USFDA अप्रूव्ड हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ ल्यूमिनस एंड फोटोना। फोटोना मैं कहूँगी इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लेज़र
जिस पे मैंने अभी तक काम किया है। मैंने बहुत सारे लेज़र्स का टेस्ट लिया, उसके बाद मैंने ये खरीदा था। दिस लेज़र इज़ अराउंड 1 CR, बट इसके स्पेशली बर्थ मार्क में इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, स्पेशली जो ब्लैक बर्थ मार्क्स हैं या जो रेड वाले बर्थ मार्क्स होते हैं, उनमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। इसका मैंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, केस सीरीज प्रेजेंट करी थी साउथ ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में, मलेशिया में हुआ था। वहाँ पे मैंने अपने केसेस जितने किए थे सारे उसको प्रेजेंट किया था, एंड एवरीबडी वाज अमेज्ड, क्योंकि उन लोगों ने इस मशीन पे उस हद तक काम ही नहीं किया था किसी ने। दिस मशीन वाज देयर सिंस 7-8 ईयर्स, बट किसी ने उस मशीन को उस गहराई तक नहीं छुआ था, क्योंकि लोग डरते हैं लेज़र से काम करने में, जल ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो दे डोंट प्ले टू द रिस्क लेवल। हाँ, दे वांट टू प्ले सेफ। तो उस पर मैंने किया, एंड आई हैव ऑल द स्लिमिंग मशीन्स। आप जो सोचोगे वो सब है मेरे पास। आई एम डूइंग बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड्स सारे। बाकी सर्जिकल और प्लास्टिक सर्जरी के केसेस भी, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के, वो हम क्लिनिक पे कर लेते हैं। अदरवाइज हमारा टाई अप है, एक प्लास्टिक सर्जन है मेरा फ्रेंड, उसके साथ, तो वो अपने सेंटर पे फिर या यथार्थ हॉस्पिटल में फिर वहाँ कर लेते हैं। वेरी नाइस मैम। क्विक क्वेश्चन राउंड, मिथ बस्टर है ये, हमारे बड़ा काम आएगा। चोट जलन पे कोलगेट, बकवास। ऑयली खाना खाने से पिंपल होता है? टू एन एक्सटेंट राइट। ओके। रेगुलर सनस्क्रीन स्किन को डार्कर और डैमेज करती है? नहीं। ओके। हेयर फॉल विटामिन की डेफिशिएंसी का एक हिस्सा है, डेफिनेटली। हाँ। लॉट्स ऑफ वाटर कैन क्योर ड्राई स्किन? ड्रिंकिंग नॉट लॉट्स ऑफ रियली, नो 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 नो। इट कैन, देखो पानी पीना हमारे को हाइड्रेट करता है, लेकिन स्किन की ड्राइनेस के हमें अगेन कारण समझना पड़ेगा। स्किन ड्राइनेस अगर किसी को कोई ओल्ड एज पेशेंट है, लेट्स से कोई भी ओल्ड एज इंसान है, तो आप देखोगे 50-60 के बाद हमारे स्किन के जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, तो एजिंग की वजह से भी ड्राइनेस आती है। तो वहाँ पे पानी कुछ नहीं काम करेगा, आपको टॉपिकली उसको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। हाइड्रेशन इज कि आपके स्किन को प्लम्प रखता है, लेकिन सुपरफिशियल जो एपिडर्मिस लेवल की जो ड्राइनेस है ना, वो एपिडर्मिस लेवल की ड्राइनेस पानी पीने से नहीं जाएगी, वो डर्मिस तक तो जाएगी, एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर तक नहीं जाएगी, तो दैट हैज टू बी मॉइस्चराइज्ड। मैम, फेयरनेस क्रीम इफेक्टिव और सेफ लॉन्ग टर्म यूज? देखो फेयरनेस क्रीम अगेन, अगर मैं ये कहूँ कि अगर उसको वाइजली चूज किया जाता है, इफ इट इज़ नॉट ए स्टेरॉयड और हाइड्रोक्विनोन बेस्ड, देयर आर सो मेनी फेयरनेस क्रीम्स जो कि कोजिक एसिड बेस्ड होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड होते हैं, एंड अगेन हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट देन अगेन अगर हम रात में मतलब फेयरनेस क्रीम, सो कॉल्ड फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं, और अगले दिन हम बिना सनस्क्रीन के धूप में घूम रहे हैं, अगेन सनस्क्रीन पे एक बात मैं ज़रूर अगेन बोलूँगी कि लोगों को ये लगता है कि सनस्क्रीन लगा के हम धूप में जा रहे हैं एंड हमें टैनिंग नहीं होगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। सनस्क्रीन जस्ट प्रोटेक्ट्स 25 to 30% ऑफ योर स्किन फ्रॉम गेटिंग डार्कर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता। आपको फिजिकल प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। आप जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपके एक लेयर बनाता है स्किन के ऊपर, जो कि कुछ सनस्क्रीन्स होते हैं जो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करके एक लेयर बना देते हैं जो कि अंदर सनरेज को पेनिट्रेट नहीं होने देते, तो वो एक हद तक ही करता है, लेकिन टैनिंग तो होगी। अगर आप सनस्क्रीन लगा के आपकी 15 to 30 मिनट्स अगर आप डेली जा रहे हो तो हफ्ते भर में आप टैन हो जाओगे। मैम, शादी के 3 महीने पहले क्या स्किन रूटीन? जब तेरी शादी होने वाली तो बताना। मैम होने वाली है, तो आप बताएं इन जनरली लोग क्लिनिक पे आएगा तो बताऊंगी। मैम अच्छा, लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं और आपको तो पता ही है फिर क्या होता है, तो जो अच्छा जोक्स अपार्ट, Yes. अगर आपको रियली शादी से पहले अगर आपको चूज करना है कि कितने दिन पहले हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा रहता है और आपको एक थोड़ी स्किन ब्राइटर चाहिए, ब्राइटर इन द सेंस जो आपके ईयर हेलिक्स का या आपके इंटरनल स्किन का जो कलर है वो फेस का नहीं है वो आ जाना चाहिए, या जो एक्सपोज पार्ट है उसका नहीं आ जाना चाहिए, तो आपको आइडियली 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो 6 महीने पहले आ जाना मेरे पास।
तो आइडियली शुड स्टार्ट 6 मंथ्स बिफोर, क्योंकि स्किन की एक लेयर को बनने में 28 दिन का समय लगता है। तो एपिडर्मिस की 4 और डर्मिस की 2 लेयर्स होती हैं, तो नीचे वाली लेयर जब तक निकल के ऊपर तक नहीं आ जाती तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। 3 महीने में भी हम दे सकते हैं रिजल्ट, बट देन फिर वो लेजर्स और पील्स, फिर वो कॉस्मेटिक आ जाता है। जब अगर हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो फिर हमें 6 मंथ्स पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, एंड सन प्रोटेक्शन कंप्लीट अलॉन्ग विद जो भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्किन एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो हम देख करके बताएंगे। परफेक्ट मैम, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया, पार्टनर्स के पास जाते हैं। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे मैम से। That is the pimples on the forehead, the pimples on the tip of the nose, the pimples or something on the cheek, and pimples or something eruptions on the neck. They are reflection of different organs. Is it true? अब अगेन मैं कहूँ कि पिंपल्स नॉट एग्जैक्टली पिंपल्स ऑन द चीक एंड नोज एंड ऑल, देन अगेन वो सिंड्रोम्स बनते हैं, कई सिंड्रोम्स बनते हैं वेयर वी सी द लीजन्स ऑन द टिप ऑफ द नोज एंड सम अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, फिर वो एक पर्टिकुलर सिंड्रोम, देन वी हैव टू लुक फॉर द सिंड्रोमिक अप्रोच ऑफ द पेशेंट। बट अब पिंपल्स का जो प्रेजेंटेशन है दैट कैन बी, जैसे अगर मानो हम कहते हैं कि चिन एरिया पे आपका या जॉलाइन एरिया पे अगर आपकी एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं वो हार्मोनल है। स्पेशली पीसीओडी वाले पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उनके चिन पे और जॉलाइन पे एक्ने हो रही होती है तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर फोरहेड पे पिंपल्स आ रहे होते हैं तो इट इज़ मोर और लेस पोल्यूशन बेस्ड। चीक्स पे आ रहे हैं तो स्पेसिफिकली जो एज रिलेटेड एक्ने होते हैं वो है। आज हम डर्मेटोलॉजी और डेंटल दोनों पढ़ेंगे। You are a beautician from the outside. I am beautician from inside of the oral cavities. As you have told that एक बिहारी सब पर भारी, you both or most of people they belong to the Bihar. बिहार में सरसों तेल बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रॉम मसाज, एंड मसाज के लिए सरसों तेल को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। तो लेकिन मुझे लगता है आपके आइडिया सरसों तेल से थोड़ा हटकर है। तो मसाज थेरेपी इन द ओल्डर डेज, इन एंशिएंट टाइम इट वाज वेरी रिनाउंड थेरेपी फॉर रूटीन हेल्थ। अब आप सरसों तेल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, जो परंपरा और पद्धति सालों से चली आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अब अगर कोई कह दे कि बिल्ली रास्ता काट दे हम नहीं जाएंगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन क्या है कि आजकल, पहले क्या होता था कि आपके पास चीज़ें प्योर होती थी, और कभी भी ये होता था कि वो सरसों तेल जो है वो क्रूड फॉर्म में यूज़ करना कभी से भी अच्छा नहीं था। आज भी जो लोग सरसों तेल यूज़ करते हैं, अगर थोड़ा उसको रिफाइन करके यूज़ करें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज की डेट में और पहले की डेट में अंतर थोड़ा सा ऐसा है कि पहले यूवी रेडिएशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अभी क्या होता है कि आप सरसों की तेल की मालिश करते हो, स्क्रबिंग ज़्यादा होती है, खाली वो उतना करके नहीं रहते, उसके ऊपर से दे दनादन लाइफबॉय भी लगा रहे होते, दे दनादन डिटॉल भी लगा रहे होते, तो उसके सरप्लस जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो भी। पहले तो लोग बेसन और दूध से नहाते थे और चमकते थे, आज कौन लगाता है बेसन और दूध? तो आज की डेट में सिर्फ पहले ही की चीज़ें नहीं यूज़ करें, उसके अलावा गूगल महाराज भी तो यूज़ करवा रहे हैं, तो वो भी तो कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? आप सरसों तेल यूज़ करिए, लेकिन एक चीज़ हर किसी के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। पहले के लोग घी से, मलाई से मालिश करते थे ज़्यादातर। अगर आप देखेंगे, अगर आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे, जो थोड़े संपन्न परिवार के लोग होते थे वो घी की मसाज करते थे बच्चों की, या दूध के मतलब फ्रेश दूध की मलाई की मसाज करते थे। सरसों के तेल की ज़्यादा मालिश नहीं होती थी। सरसों के तेल की मालिश कहाँ होती थी? अखाड़े में। वो डंडे को पिला रहे होते थे दूध, और डंडे से अखाड़े में मालिश हो रही होती थी। ऐसी से कि जो कि आपने कहा कि जो पियर्स सोप होता है द बेस्ट फॉर बाथिंग, तो मैम ये जो पैराबिन जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पियर्स है, तो मैम इसका कोई नुकसान नहीं है? देखो, अगेन मैं फ़ायदा और नुकसान को जनरलाइज नहीं करती हूँ बेटा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पियर्स भी सूट नहीं करता, तो वो डव लगा लेते हैं। जिनको डव भी सूट नहीं करता तो मैं कहती हूँ भैया तुम सिर्फ प्लेन वाटर से नहा लो, या इफ़ यू कैन अफोर्ड तो मैं मेडिकेटेड बॉडी वॉश दे देती हूँ।
मैम जो आपने बोला था कि जो हमारे जो एंटी इन्फेक्टिव या डिसइंफेक्टेंट होते हैं जैसे डेटॉल और जो सैवलॉन होते हैं इनको नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना व्हाट चाहिए। वी यूज फॉर द एंटी इन्फेक्टेंट एज अ एंटी इन्फेक्टेंट और डिसइंफेक्टेंट फॉर द किस लिए बॉडी। यूज करना है तुम्हें? जैसे कि मैम किसी मतलब बच्चे को अब बाहर मिट्टी से खेल के आया है, खेलने तो कोई बात नहीं, जैसे उसकी अपनी इम्यूनिटी वॉशरूम कैसे से आ रहे हैं डेवलप लोग जो TFM बेस्ड साबुन लगाते हैं। क्या है, पहले लोग राख से हाथ धोते थे तो डिसइंफेक्टेंट नहीं रहते थे क्या? बच्चे सवाल ये है कि आपको इतना डिसइंफेक्ट करना क्यों है? आपकी बॉडी के ऊपर जो एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है वो आपको चाहिए टू फाइट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फेक्शंस। आपके शरीर के ऊपर कुछ कॉमन सेल्स होते हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके बाहर के कीटाणुओं से लड़ने में आपको मदद करते हैं। अगर आप उनको बार बार धो धो करके हटा ही दोगे तो क्यों करना है? और आपको एंटी इन्फेक्टेंट एंटी डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड डिसइंफेक्टेंट्स। आपको डेटॉल सेवलॉन जैसे हार्श चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आप एक नॉर्मल हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, खेलने दो, आया उसको नॉर्मल साबुन पानी से नहला दो, उसको क्यों यूज़ करना है डेटॉल? डेटॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्किन पे जाके एक लेयर बनाते हैं जो कि बाद में इरिटेशन का काम करते हैं। Okay, ma'am. Again, in one question, क्या जो सप्लीमेंट विच सप्लीमेंट इज बेस्ट फॉर द स्किन? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि रेटिनॉल जैसे विटामिन ए एक्वासॉल होता है, जैसे डायरेक्ट कंजम्पशन करता है पेशेंट, तो मतलब कैसा होता है बॉडी के लिए? वाज इट परफेक्ट और नॉट? देखो, हर किसी को हर चीज़ जनरलाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे यूज़ करना है, आप एक कंप्लीट ब्लड चेकअप करा लो। आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आप लो। अदरवाइज जिनकी स्किन ड्राई होती है उसमें हम विटामिन ए, ओमेगा 3 बेस्ड सप्लीमेंट्स देते हैं क्योंकि उनकी स्किन ड्राई है और उनको ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप एक हेल्दी न्यूट्रिशनल खाना खाते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आजकल के बच्चे, आजकल के लोगों को खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है। खाना तो वो चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर खाएंगे, लेकिन उसके ऊपर से वो एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे कि हमने तो एंटीऑक्सीडेंट खा लिए भाई, हम तो टॉक्सिक फ्री हो गए। ऐसा नहीं है बेटा, आप हेल्दी खाना खाओ। वंस इन अ वाइल ये सारी चीज़ें चलती हैं, बट अगर आप अपने गट को क्लीन नहीं करोगे, आपका गट हेल्दी नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। Any other questions? Hello. Hello. Very smart question from my side. This is regarding मैम allergic patient. अगर कोई patient है उसको एलर्जी हो गई, whether it is related to any medicinal molecule या फिर कोई food हो गया, तो मैम apart from this anti allergic medicine कोई और ऐसे रेमेडीज हैं क्या? अगर उसको रेसेस आ रहे हैं तो विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर वो रेसेस कंटिन्यू रहेंगे, ब्लैकिश हो रहा है, इचिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैम या तो मेडिसिन या होम रेमेडीज में कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिससे वो इमीडिएट काम कर दे विद 10-15 मिनट्स, या फिर वो तो अपना काम करेगा ही? तो मैम देखो, चमत्कार तो कहीं नहीं होता। जी, झाड़ फूंक का पता नहीं, लेकिन दवाइयों से ऐसे चमत्कार नहीं होते कि आप 15 मिनट में क्विकली कर दो कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। Yes, ma'am. इवन अगर आप आईवी इंजेक्शंस भी देते हो किसी भी ड्रग रिएक्शन के केसेस में, तो भी आपको वो हाफ एन आवर टू 1 आवर का टाइम लगता ही लगता है उसका रिजल्ट आने में। यू मे सी सम डिफरेंस विद इन 15 to 20 मिनट्स, बट नॉट 100% कंप्लीट रिकवरी। तो आप ये सोचोगे कि कोई ड्रग रिएक्शन, और ड्रग रिएक्शन खास तौर से तुरंत के तुरंत रिजल्ट नहीं देता। अगर किसी दवा की वजह से आपको रैश हो रहा है तो उस दवाई का एक हाफ लाइफ होता है कि इतने घंटे में वो दवा आपके शरीर के सारे बॉडी पार्ट से बाहर निकलेगी। जब तक उस दवाई का असर आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, उसका रिएक्शन आपके बॉडी पे आता ही रहेगा। आपने दवाई कोई दी, आपको घंटे 2 घंटे के लिए आराम आ जाएगा, फिर से वो सिम्टम्स आने लगेंगे। तो यू हैव टू वेट until the medicine get excreted from the complete body parts. right ma'am. Actually this question was for our franchisee partners, तो ये उनके नहीं, तो ऐसे में क्या है, देखो, अगर या तो आपको पता है कि ड्रग रिएक्शन ही है, और वो भी ड्रग रिएक्शन किस लेवल का है ये भी है। देखो, ड्रग रिएक्शन के भी लेवल्स हैं। अगर एक तो बेसिक होता है, दाने वाने रैशेस चकत्ते जैसे निकल गए, अर्टिकेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप एंटी एलर्जिक, तो अर्टिकेरिया अगेन कितना बॉडी पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर
एक होता है टारगेटॉइड लीजन्स बन रहे हैं। टारगेटॉइड लीजन्स क्या होते हैं कि बीच में काला सा होता है, उसके अराउंड सराउंडिंग एक हॉलो सा होता है, फिर उसके सराउंडिंग एक रेड सा होता है, तो एक बिल्कुल बुल्स आई अपीयरेंस होता है उसका। तो वो हो रहा है और वो मतलब 24 घंटे से 48 घंटे में वो बढ़ता चला जा रहा है और छालों के रूप में आ रहा है। और अगर कोई ड्रग रिएक्शन आपके ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहा है या जेनिटल म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहा है तो यू नीड एडमिशन, या आप इमीडिएटली कुछ स्टेरॉयड स्टार्ट करो। ऐसे केसेस में ओरल स्टेरॉयड का इंडिकेशन बनता है। आप ओमनाकॉटिल बेसिक 20 mg से स्टार्ट कर सकते हो, अलॉन्ग विद आप एंटासिड कुछ भी साथ में, और टॉपिकल लगाने के लिए भी फिर आप ऐसे केसेस में स्टेरॉयड यूज़ करोगे फिजिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन में, स्टेरॉयड एंड एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन में। लेकिन आपको उस पेशेंट को एडमिट करके उसका ब्लड वर्कअप करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम, मैं सत्यम त्यागी हूँ। मैं लास्ट 3 इयर्स से फार्मेसी रन कर रहा हूँ। तो मेरे को जनरली जो पेशेंट्स मिलते हैं स्किन की प्रॉब्लम वाले, वो ये मिलते हैं कि जैसे वो स्टेरॉइड बेस्ड जो क्रीम्स आती हैं, हाइड्रोक्विनोन, टेरिटोनिन, मोमेटासोन, वो लोग ये यूज़ करते रहते हैं और उसके बाद में उनका साइड से ना पूरा फेस जला जला सा हो जाता है। तो जैसे कोई मांगने आता है उस चीज़ के लिए तो मैं उसको मना करता हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ मैं उनको कहूँ, मैं तो समझा के तो मैं भी थक गया, लेकिन आप कुछ ऐसा पॉइंट मुझे बताइए कि जो मैं उनको कहूँ तो उनको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ इसलिए यूज़ नहीं करनी, और जो ओवर द काउंटर मैं उनको बता सकूँ कि भाई आपका ये नुकसान हो चुका है ये चीज़ लगाने से। तो क्या चीज़ मैं उनको एडवाइस करूँ ओवर द काउंटर बीइंग अ फार्मासिस्ट? देखो, आप उनको पूछो कि भाई आप ये दवा लगा क्यों रहे हो। मैम उनका क्या है कि जो उनके नियर बाय जो लोग हैं वो कह देते हैं कि जी, फीमेल्स की बता रहा हूँ मैं, जो लोअर वाले लोग हैं बेचारे, तो कि जी ये यूज़ कर रही है मैं भी यूज़ कर रही हूँ, गोरे हो जाएंगे। जो आपका पार्टनर, जो आपने पहले भी कहा था कि जी बहुत ज़्यादा गोरे नहीं हो सकते, लेकिन वो एक उनके दिमाग में बैठ चुका है कि जी ये यूज़ करेंगे, उसने लगाया और बहुत गोरी हो गई। वो लोग ये तो मेरी दुकान पे मिलता है, मेरी दवा की दुकान पे है, मैं भी लगाता तो मैं भी गोरा हो जाता, लेकिन नहीं हो सकते। अब उनको ये समझाओ कि अच्छा चलो मान लिया कि आप गोरे हो रहे हो और आपको ये भी लगता है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप मेरे कहने से इसको 15 दिन दवाई बंद करके देखो। आप 15 दिन दवा बंद करो, अगर आपको कोई खुजली नहीं होती या अगर आपको रैशेस नहीं आते हैं तो आप लगा लेना दवाई। वो बंद करेंगे और बंद करते ही उनके पूरे चेहरे पे दाने और खुजली शुरू हो जाएगी। तो उनको आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखो, आप खुद देखो कि आपके चेहरे का रंग और आपके शरीर के रंग में कितना अंतर है। आप देखोगे तो उनके स्किन पे ना टेलेंजेक्टेजिया हो जाता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स पतली पतली बारीक बारीक धागे के जैसे होते हैं वो दिखते हैं। आपको थोड़ा सा ये काउंसिल करना पड़ेगा, बट डाउन द लाइन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज़ में लोगों को समझाना इस चीज़ को मुश्किल होता है, क्योंकि हर लड़की को लगता है कि भाई मैं गोरी हूँ, सामने वाले को मैं काली नहीं दिख रही हूँ। तो एक्चुअली गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप इन दिस कि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए। मैम जो फिर जैसे जो पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको ये सब दिक्कतें हो रही हैं यूज़ करने के बाद, जो जला जला पार्ट जो उनका हो गया स्किन का ओवर ब्राइटन वाला, तो उसको ओवर द काउंटर हम क्या दे सकते हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट? ओवर द काउंटर आप उनको डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू हैव टू टेल कि आप सन एक्सपोजर कम करो। अगर आप धूप में जाते हो, चलो अब गांव में तो हम ये कह नहीं सकते, सबका काम है, तो आप उनको ये समझाओ कि आप एक अलग से दुपट्टा रखो जो थोड़ा मोटा कपड़े का हो, उसको डबल लेयर करके आप अपना माथा और चेहरा बांधो, और मैं ये आपको दवा दे रहा हूँ, मैं आपको 1.5 से 2 महीने में आपका चेहरा ठीक कर दूंगा। बंद, या जब आप धूप में जाते हो चेहरा लाल हो जाता है, खुजली होती है, आप चूल्हे के पास जाते हो खाना बनाने लगते हो तो चेहरा लाल होता है, खुजली होती है, तो आप चेहरे को बांध के रखो और उनको डॉक्सीसाइक्लिन आप स्टार्ट कर सकते हो। डॉक्सीसाइक्लिन कैन बी गिवन फॉर 2 to 3 months इन सच केसेस अलॉन्ग विद एंटी एलर्जिक्स। एलेग्रा दे सकते हो, एट्रेक्स दे सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या दे सकते हैं? अप्लाई करने के लिए अब देखो जो बहुत ज़्यादा है ना, तो आप एकदम से स्टेरॉयड बंद करोगे तो स्टेरॉयड विड्रॉल इफेक्ट आता है ऐसे लोगों में, तो आपको उनको माइल्डर स्टेरॉयड पे लेना है, फिर उसको टैपर करके धीरे धीरे बंद करना है। आप एकदम से नहीं बंद कर सकते, बंद करोगे तो पेशेंट परेशान हो जाएगा, तो आप उसको माइल्डर स्टेरॉयड पे ले आओ। मानो अगर वो फ्लूटिकाजोन या मोमेटाजोन की कॉम्बिनेशन की मेडिसिन लगा रहे हैं, बीटामेथाजोन के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन लगा रहे हैं, उनको आप डेसोनाइट पे लेके आओ, ठीक है, तो वो बहुत ही माइल्ड है डेसोनाइट, वहाँ पे लेकर के आओ। वहाँ उनको बोलो कि आप
सुबह शाम लगाओ 1 हफ्ते के लिए, फिर 1 हफ्ते के बाद एक टाइम कर दो, फिर उसको ऑल्टरनेट डे कर दो, ऐसे ऐसे करके उसको महीने भर में धीरे धीरे करके आप उसको टैपर करो। साइमल्टेनियसली आप उनको सिर्फ मॉइस्चराइज़र दो, क्योंकि जब वो बंद करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा उनको ड्राइनेस होगी, खुजली होगी, खिंची खिंची लगेगी स्किन। तो आप साइमल्टेनियसली उनको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड करते जाओ, जो वो लगाएंगे भी डेसनॉइड उसमें भी थोड़ा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगवाना शुरू करो। धीरे धीरे करके उसको कम करेंगे। और अगर मानो दाने भी आ रहे हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन तो अपना काम करेगा ही करेगा, क्योंकि डॉक्सी हम एक्ने में भी देते हैं। फिर कुछ दिनों तक आपको डॉक्सी खिलाना है उसको, जब तक उसकी रेडनेस कम नहीं हो जाती। पेशेंट इसमें थोड़ा सा अधीर हो जाता है, मानता नहीं है, लेकिन आपको उसको समझाना पड़ेगा। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच पेशेंट्स। फिर आप धीरे धीरे फिर क्लिंडामाइसिन या स्किन थोड़ी बेटर हो गई है तो अडैप्लिन के कॉम्बिनेशन में एक्ने के लिए, क्योंकि पोस्ट स्टेरॉयड विड्रॉल के एक्ने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्ने फॉर्म इरप्शंस। तो अगर वो एक्ने फॉर्म इरप्शन पस्चुलर है तो फिर हमें उसमें डॉक्सी के साथ आप एजिथ्रोमाइसिन भी ऐड करो, उसको पल्स डोज में दो। पल्स डोज मतलब हफ्ते में 3 दिन, 3 कंसेक्यूटिव डेज एवरी वीक अंटिल द स्किन गेट सेटल डाउन। फिर डॉक्सी के बाद हम उसको मिनोसाइक्लिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा मैनेज करके, फिर नहीं समझ में आता तो आप आगे रेफर कर दो। थैंक यू सो मच मैम। So ma'am, firstly thank you so much here. Thank you so much for answering so many questions. We are so happy to hear you. It was really informative. I'm Priyanka Sharma. I just have a last question and after this we are going to break for the lunch. So I come from a place where all my peers and all my friends and all of us, we are on Instagram, very active, posting everything and all that. मेरा भी पोस्ट है, Sure. So there's this thing. क्योंकि मुझे इंस्टा चलाना नहीं आता। For sure. There are so many dermatologists who are there present on the Instagram, and there are so many cosmetology clinics as well. They are present on the Instagram, and even if we just give them a like or maybe a comment, they come on our WhatsApp and they start sending us their packages and everything. So I have one question in mind that I wanted to ask for a longer time. Right now glutathione is in a trend, right? I think every second pre-bridal they are going for glutathione IV. So my question is not related to glutathione. I know that is an antioxidant and it should be taken when needed. My question is IV. So IV is very common nowadays. Everyone, like we can see all the celebrities and even the common people who are in the lights maybe or who are working on stage, they're going and getting IVs very frequently. So I wanted to ask, is IV effective? Like if I wanted to go for some antioxidant, is IV the right choice or oral? Because one doctor told me that if I go for the IV, the effect is going to be, I'll see the effect very soon, but also it will go away very soon. But if I'll take maybe 500 mg or 1000 mg per day and I'll go for a longer time, it will stay in my system. So is it something related? शायद उसको IV का पता नहीं होगा अच्छे से। That is the reason I'm asking the question, because I really wanted to know from an expert. So Definitely IV have a better result. Reason being it is directly getting absorbed into your tissues. आप ओरल जब भी लेते हो तो आपके गट के थ्रू जाता है, तो उसमें 50% का ही आपको रिजल्ट दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। और ओरल में 500 to 1000 मिलीग्राम्स में ग्लूटाथियोन्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी। इट शुड बी टेकन विद विटामिन सी। IV में जब हम देते हैं, और भी ओरल में भी बहुत सारे जो एस्ट्राजेंथिन के कॉम्बिनेशन में, विच इज़ अगेन ए स्किन लाइटनिंग एजेंट, जो हम IV में भी देते हैं। तो IV में अगेन IV में हम लोग 3500 to 4000 mg तक दे देते हैं अलॉन्ग विद 2000 mg vitamin C and astaxanthin and vitamin B12. So we can combine in one single pouch of 100 ml NS and it can be given and उसका रिजल्ट आपको दिखता है। अगेन एवरीथिंग हैज़ अ शेड्यूल। ऐसा नहीं कि आपने एक इंजेक्शन दिया IV का और आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं तो भाई एकदम कटरीना कैफ जैसी गोरी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगेन उसमें भी आपके स्किन टोन ब्राइटन होने की एक लिमिट होती है। मेरे जैसा आदमी करिश्मा कपूर जैसा गोरा नहीं हो सकता, बट यस आई कैन बी लाइटर 1 or 2 टोन ब्राइटर एंड आई हैव अ ग्लो। रीजन बीइंग इज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना, जो कि हम आज की डेट में अगर हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो इट विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि वी आर लिविंग इन अ गैस चेम्बर। ट्रू, वेरी ट्रू। सो जहाँ पे हम इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं, तो अगर हमारा ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो रिजल्ट ऐसा नहीं कि एकदम से गोरा होता है,
ब्राइटर भी हो जाते हो आप, तो यू लुक गुड, आपके फेस पे ग्लो आता है, हाइड्रेशन आता है, तो अच्छा लगता है। उसका भी एक शेड्यूल है, यू हैव टू टेक एवरी 10 डे फॉर 4 सेशंस एंड देन इट कैन बी गिवन 15 डेज एंड देन 1 मंथ। तो एटलीस्ट 10 सेशंस ऑफ ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद दैट, फिर तब आप उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी पे ओरल पे शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट्स। So it basically cleans all the free radicals and all the disturbance that is there in the body, and the conclusion is IV is totally safe and effective. अभी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। एक एशबॉट थेरेपी भी होती है। एशबॉट थेरेपी अगेन स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए नहीं होता, बट दैट इज़ अ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी बिकॉज हमारी पूरी बॉडी का खेल है जो ऑक्सीजन पे चलता है। Very true. तो वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल करके इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, जिससे आपके स्किन पे भी ग्लो आता है एंड इट हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट इन कैंसर पेशेंट्स एंड स्पेशली जैसे नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं उन पेशेंट्स में। फिर एक ओजोन थेरेपी होती है, वो भी ऐसे ही कैंसर पेशेंट्स में और स्किन रिजुविनेशन के लिए जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि सब जगह ऑक्सीजनेशन का रोल है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ऑटिज्म के बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। सो दीज आर सर्टेन न्यू थिंग्स विच इज कमिंग, जो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू आवर क्लिनिक आल्सो वेरी सून। Exactly. Thank you so much for the answer, and I truly believe because this is the demand of an hour, we are living in a case chamber as you told. Thanks a lot, ma'am. I will just join you on stage. Thank you so much for sharing such information, guys. एक बार मैं चाहूँगी जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन तालियों से काम नहीं बनेगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मांग लिया है। Thanks a lot once again. Thank you so much. And thank you all of you, all the audience for asking such nice questions. आप लोगों ने बहुत अच्छे questions पूछे, आप लोग की वजह से मैं बहुत कुछ जानने के बाद। थैंक यू मैम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर ब्रेकिंग फॉर अ लंच। हम एक लंच ब्रेक लेने वाले हैं, एंड आफ्टर द लंच ब्रेक आई विल अनाउंस फ्रॉम हियर एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। सो आप सभी लोग आप बाहर जाकर लंच एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर लंच हम लोग यहीं पर सेम रूम में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।